हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपको एनसीईआरटी सीरीज में आपको स्वागत है। ये क्लास 8 का दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। इसमें पार्ट 1 जो चैप्टर में हो चुका था उसमें है भूमि और मृदा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जल से पढ़ेंगे। आइए नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। ये है जल। आज देखते हैं लाइन बाय लाइन इसको। कहता है कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्रकृति संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय है। ठीक है, भी पृष्ठ कहते भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर जल से क्या है? ढका हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जल ग्रह बोलते हैं या नीला ग्रह भी बोलते हैं। लगभग 3.5 अरब पहले जीवन यादि का महासागरों में क्या हुआ? आरंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से क्या हुआ? ढका हुआ है। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करता है। कौन? महासागर। महासागरों का जल कैसा है? लवणीय है, जिसमें साल्ट ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है। ठीक है, और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल कितना है? 2.7%, यानी 2.7% ही क्या है? अलवण जल है। इसका भी 70% यानी 70% भाग क्या है? बर्फ से चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अब समझ सकते हैं, एक तो जल 3/4 है, उसमें भी क्या है? वो लवणीय जल है। अगर अलवणीय जल की बात करें तो 2.7% है, उसका भी 70% क्या है? वो बर्फ के रूप में है, जिसको मनुष्य उपयोग नहीं कर पा रहा है, पहुंच से बाहर है। मात्र 1%, कितना? मात्र 1% क्या कर रहा है? जल उपलब्ध है अलवण, जिसको क्या कर रहा है? मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जिसमें क्या हो सकता है? भौम जल, नदियों, झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में क्या है? जलवाष्प के रूप में पाए जाते हैं। मात्र 1%। अब सोच सकते हैं, और उसी में पूरा दुनिया चल रहा है। ठीक है, आइए कुछ देखते हैं कि आप जानते हैं। कहते हैं कि आप जानते हैं कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर को क्या करता है? व्यर्थ कर देता है। अब सोचिए, लोगों को लगता है कि टैप को खुला रखना, थोड़ा खुला, क्या होगा? सोचिए, एक साल में 1200 लीटर क्या करता है? वो खत्म कर देता है। आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल क्या है? सबसे मूल्यवान पदार्थ है। सोचिए, इसका मूल्य का तुलना कोई नहीं कर सकता। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न ही तो घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसका प्रचुरता और विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों और वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील रहता है। ठीक है, क्या जैसे कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि जल क्या है? महासागर से उठता है, वाष्प बन करके ऊपर जाता है, फिर यहाँ संग्रहण होता है, संग्रहण से फिर क्या करता है? पृथ्वी पर द्वारा वर्षण होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते थे। आप पिछले क्लास में जल चैप्टर पढ़े होंगे, और नहीं तो प्ले लिस्ट में है, जाकर वहाँ पढ़िए। पढ़ने कौन रोका है? कोई नहीं रोकता है। ठीक है, आइए। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करते हैं, वरना उत्पादन की प्रक्रिया में भी किया जाता है। मान लीजिए, जल सिर्फ क्या पीने के लिए नहीं, आप कुछ उत्पादन करना है तो उसको लिए भी जल जरूरी है। जल कृषि उद्योग तथा बांधों का जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने की प्रक्रिया में किया जाता है। आप समझ सकते हैं ये क्या कहना चाहता है, कि जल का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? कृषि में करते हैं, उद्योग में करते हैं, बांध के जलाशयों के माध्यम से बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। ठीक है, जल स्रोतों को सूखने अथवा जल का प्रदूषण कारण अलवणीय जल की आपूर्ति कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण का और बेहतर होता है जीवन स्तर। देखिए, जल का कमी का कारण क्या है? जो अलवणीय जल कम रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं होने की वजह क्या हो सकता है? जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। ठीक है, और नकदी फसलों भी पानी का ज़्यादा मात्रा लेती है।
बढ़ता नगरीकरण, अब नगरीकरण बढ़ रहा है तो उसका क्या साफ सफाई, उसके पानी का क्या मांग ज़्यादा हो जाता है, और जीवन का बेहतर स्थिति होना वो भी क्या है, जल का आपूर्ति में कहीं न कहीं ज़्यादा खपत करता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा ऊपर। एक क्रियाकलाप दिया गया, कहता है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर का उपयोग करता है, खपत करता है। उपयोग किया पानी, और उसमें दिखाएगा प्रति लीटर प्रतिदिन, मतलब एक दिन में कितना आदमी कितने लीटर खपत करता है। आइए देखिए, पीने के लिए नॉर्मल आदमी क्या करता है, 3 लीटर पी सकता है, ठीक है, कितना 3 लीटर। खाना बनाने में कितना करेगा, 4 लीटर। नहाने में कितना, 20 लीटर। शौचालय में कितना करेगा, फ्लश मारने में 40 लीटर। वस्त्र, ये क्या, वस्त्र धोने में 40 लीटर। बर्तन धोने में 20 लीटर। बागवानी में 23 लीटर। कुल मिला कितना हो गया, 150 लीटर को उपयोग करता है। समझ गए। देखिए थोड़ा सा क्रियाकलाप दिया गया था, उसको देख सकते हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। जल की उपलब्धता की समस्या क्या क्या है, इसमें आगे देखते हैं। कहता है विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है, ये तो बिल्कुल सही है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी संयुक्त अमेरिका के भाग, और उत्तर पश्चिम मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका का भाग, अब संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल का पूर्ति के कारण का सामना कर रहा है। मतलब अलवणीय मतलब क्या, मीठा पानी का सामना कर रहा है। मीठा पानी यहाँ उपलब्ध बहुत कम है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, अक्सर यहाँ सूखा पड़ जाते हैं क्योंकि पानी नहीं है। इसमें जल अभाव का अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, ठीक है। बात तो समझ रहे हैं क्या कहना चाहता है। इससे क्या हो सकता है कि मौसमी यानी मौसम सही से नहीं आना, या वार्षिक वर्षण कमी होना, ठीक है। इससे क्या होता है, विविधता का परिणाम स्वरूप ये हो सकता है। अति उपयोग मतलब ज़्यादा उपयोग के कारण, जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा उपयोग लोग करता है तो भी, यह जल को ज़्यादा प्रदूषण कर दिया तो भी ऐसा होता है। आइए आगे देखते हैं। फिर कहता है कि जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। आज के विश्व में युद्ध और पर्याप्त जल, कहता है कि आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस छिन्न होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए, ठीक है। यदि जल का लवणीय, कहते हैं जल का नवीकरणीय संसाधन है, अतः इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अतोशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और नल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव और जल का प्रमुख संदूषक है। कहने का मतलब इसमें यही है कि अगर आप प्रदूषित अगर जल ज़्यादा करिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या जल खराब हो जाएगा, मैला हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जल पीने योग्य नहीं रहेगा। उसमें कहता है कि इसमें क्या करना चाहिए, जब भी अगर रसायन कहीं निकलता है तो उसको क्या करिए, उसको विसर्जन मत कीजिए पानी में, उसको मिट्टी में रखिए, क्योंकि पानी में ज़्यादा क्या होगा, वो जल को खराब करेगा, ठीक है। औद्योगिक से जितना भी बाहर निकलता है ना विषैला पदार्थ, उसको भी क्या कीजिए, पानी में नहीं जाने दीजिए, या फिल्टर करके पानी में डालिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो भी जल को प्रदूषण से बचाव करेगा। ऐसे नाइट्रेट धातुएं, कीटनाशक जितनी भी दवाइयाँ हैं, जल को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव नवीकरण, कहते हैं इसमें अधिकांश रसायन जो है वो निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। ये कहने का मतलब ये कहता है कि बहुत ऐसे रसायन हैं जो अजैव है, मतलब वो जल्दी क्या होता है, सड़ता गलता नहीं है, और वो कहाँ पहुंच जाता है, शरीर में। किसी शरीर में, मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। और जिससे क्या हो, मनुष्य का हेल्थ को खराब करता है। इस प्रदूषकों के जल के निकायों में छोड़ने से पूर्व वह सर्वों और उपयुक्त विधि को सुनिश्चित करके जल को प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस तरह का रसायन है उसको क्या कीजिए, फिल्टर कर लीजिए, उसके बाद जल को जल में छोड़िए, जिससे क्या होगा, कम से कम प्रदूषण फैलेगा जल को,
और वो मानव के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ दिया क्या? ये कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए। यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक वाहित सरवा एवं कचरे का कारण प्रदूषित हो रही है। देखिए कितना यमुना नदी, कितना प्रदूषण यहाँ फैला हुआ है, सब लग रहा है झाग बना हुआ है, ये आइस बना हुआ है। ये आइस नहीं है, ये प्रदूषण है। अभी भी यमुना नदी में देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। कहते हैं वन एवं वन वनस्पति वारण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करने और जल को संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचने के लिए दूसरी विधि है। बात समझ रहे हैं? कहता है कि वन है और वन वनस्पति जो आवरण है वो धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करने में क्या करते हैं, वो आपको सहायता करते हैं। इसलिए पेड़ जितना रहेगा क्या करेगा, पानी का ऑब्जर्व करके रखेगा। जल का रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है कि जब आप नहर बनाते हैं ना तो उसमें जल रिसाव होता होगा, तो जल रिसाव कम होने के लिए क्या करना होगा, आपको पक्का बनाना चाहिए बांध को। ठीक है, जहाँ रिसाव और वाष्पीकरण होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में क्या करना, स्प्रिंकलरों में सिंचाई करना चाहिए। ठीक है, और सिंचाई करना चाहिए। वाष्पीकरण का अधिक दर वाले में क्या करना चाहिए, ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ड्रिप और टपकन क्या बताते हैं भैया। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को क्या करना चाहिए, संचित किया जा सकना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए स्प्रिंकलर क्या है, ये है आपका स्प्रिंकलर, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए इससे क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये फुहारा जैसा छोड़ रहा है इधर 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 इधर, जिससे क्या हो रहा है, वो आसानी से खेतों में सब ठीक पहुँच पा रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप खेत में एक ही जगह हिला दिए पानी, तो उसमें क्या होगा, कहीं पानी सूखा रह गया, कहीं पानी ज़्यादा हो गया, कहीं पानी रिसाव करने दूसरे खेत में चला गया, जिससे क्या होता है, पानी का बर्बादी होता है। दूसरा बोलता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि पानी को आप बूंदे 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 गिराते रहिए, पूरा एक बार नहीं गिराना, बूंद बूंद करके गिराते रहिए जड़ के पास, उससे क्या होगा, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, टपकन विधि, उससे भी क्या पानी का बचाव होता है। अपने घर के छत पर वर्षा का जल एकत्र करके इस जल संग्रह को संग्रहण करना, विविध प्रकार उत्पाद को उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। देख लीजिए इसमें कहता है कि आप क्या कीजिए, छत का पानी जो है ना उसको एकत्र करिए। ठीक है, और उसको साल भर उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के एक दौर में 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है, आराम से ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए आगे देखते हैं। कहता है स्कूल के बच्चे हस्तलिपि प्रदर्शनी में घूम रहे थे। क्या कहता है, स्कूल के बच्चे हस्तलिपि प्रदर्शनी में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से क्या एकत्रित किए गए थे, हर एक देश से कुछ इधर से उधर से लोग आए थे। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। ठीक है, अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट के बना है। किससे बना हुआ है, जूट का बना हुआ। क्या उन टोकरियों और दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं, वो बेंत और बांस की बनी है। किससे बना हुआ, बांस से बनी हुई है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित है। रेशमी कैसा स्कार्फ देख के, रेशमी कैसा, जेसी ने रेशमी स्कार्फ देख करके उत्साहित है। यह एक खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम कीटों से प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए रेशम का ये है जीव, रेशम जिसे बोलते हैं रेशम कीट, जो शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे कि रेशम जो कीट है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, शहतूत के पेड़ पाए जाते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि पौधे हमारे, कहते बच्चे समझ गए हैं कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन केवल स्थल मंडल और जल मंडल वायुमंडल जुड़े एक संकरित क्षेत्र में पाए जाते हैं।
जहाँ तीनों चीज पाए जाएंगे। कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, उसको क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं। बस इतना सिंपल सा क्षेत्र कोई, जहाँ कोई जीव रह सकता है, जहाँ कोई जंतु रह सकता है। जैव मंडल में सभी जीव जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। अब लेन देन मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? पेड़ पौधे ले रहे हैं। ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन फिर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिर छोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया? ये परस्पर हम लोग क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं, और इसको क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं। आइए, वनस्पति और वन जीव बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है, पौधे और ये हमें इमारतें लकड़ियाँ देती हैं। पौधे क्या करते हैं? हमें इमारत की लकड़ियाँ देती है। प्राणियों को आश्रय देता है, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, और फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा भी करते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो मृदा क्या होगा? वो बहकर चला जाएगा, यानी अपरदन हो जाएगा। तो उसको भी क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? रक्षक मेखला के रूप में। भूमिगत जल के संग्रह की सहायता करते हैं, और हमें फल कहता है ये सब क्या करते हैं? भूमि जल का संग्रह भी, भूमि जल को क्या करते हैं? संग्रह में सहायता भी करते हैं। हमें फल, लैक्टस, टारपिन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान भी करते हैं। बहुत तरह से हम लोग पाते हैं इससे। ठीक है, जो आपके अध्ययन के लिए क्या है? अत्यधिक आवश्यक है। पौधे का असंख्य उपयोग है, बहुत उपयोग है, इसे आप कह नहीं सकते। इनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं, जो आपको लगता है जोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। रोका है किसने आपको जोड़ने से? आइए कुछ जानते हैं, देख लेते हैं कि आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं को उपचार डाइक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उसके अपमार्जन उपरांत गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध जो पक्षी होते हैं, किडनी खराब होने के से क्या होते हैं? मर जाते हैं। जैसे आप चलिए, जैसे मान लीजिए कोई जानवर बीमार पड़ गया, उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसको हम लोग दवाई देते हैं दर्द का, और दवाई से क्या होता है? वो गाय, मान लीजिए गाय मरेगा कभी न कभी, और गाय जब मरेगा तो उसको कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। और गिद्ध खाने से क्या होता है? गिद्ध का जो है ना, वो उसका क्या होता है? किडनी खराब हो जाता है। समझ गए? डाइक्लोफेनेक बोलते हैं उसको, डाइक्लोफेनेक दर्द दवाई बोलते हैं डाइक्लोफेनेक। उससे क्या किडनी खराब होता है और वो क्या मर जाता है। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास भी किए जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। कहते वन जीवन का अंतर्गत कहता है, ये आप देख सकते हैं क्या ये एक ब्रह्मकमल एक औषधि बुट्टी है। ये देखिए आराम से, आगे देखिए। एक किंगफिशर है जो पक्षी है, ये वो गिद्ध है। कहता है कि वन जीवन के अंतर्गत जंतु और पक्षी, कीट और जलीय जीव के रूप में आते हैं। ठीक है, उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। फूलों के परागण में क्या करता है? मदद करती है। और परितंत्र वहाँ का अपघाट के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं, अपघाटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत और जीव जंतु को क्या करें? खाने में अपमार्जक काम करते हैं। वही गिद्ध क्या करते हैं? पृथ्वी को सफाई करते हैं। पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटा हो, क्या परितंत्र क्या करता है? संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आइए आगे देखते हैं। कहता है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान कैसा है, वहाँ का वार्षण कैसा है। विश्व के वनस्पति जो मुख्य प्रकार को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक तो वन, दूसरा घास, और घास स्थल मतलब फिर गुल्म और टोटरा। इसको एक वक्त देखते हैं वन बाय वन करके। आइए,
ये आपको दिख रहा है अजगर डायरेक्ट खा जाता है। कहते हैं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार क्या होता है, सघनता भी कम होती है और आकार भी छोटा होता जाता है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों में निर्माण होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रदेशों में क्या होता है, कांटेली झाड़ियाँ और गुल उगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गाढ़ी होती है और वाष्पजन से होने वाली आर्द्रता हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों को पत्तियों कटेदार और मोम सतह वाली होती है। देखिए कहता है कि एक तो वर्षा का अनुसार क्या करता है, पेड़ पौधे का डिपेंड करता है। अगर वर्षा ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या वृक्ष ज़्यादा बड़ा होंगे और ज़्यादा सघन होंगे, लेकिन जैसे जैसे वर्षा क्या हो कम होता जाएगा तो वृक्ष और सघनता भी कम होती जाएगी। जहाँ वर्षा बिल्कुल कम होता है वहाँ क्या होता है, कटीली झाड़ियाँ पाए जाएंगे। ठीक है, और कटेदार पत्ते होंगे और मोम सतह होगा। मोम सतह है ना, ऊपर मोम मोटा परत होगा, जिससे क्या होगा उसका वाष्पशोषण कम होगा और उसका जड़ क्या होगा बिल्कुल अंदर तक रहेगा, जो पानी क्या करे वो खींच सके। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। अगर कोई पूछे कि शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा पाया जाएगा तो टुंड्रा पाया जाता है। और मॉस और लाइकन सम्मिलित भी है, और मॉस और लाइकन भी पाए जाते हैं। ये क्या है देख लीजिए, इस छात्र में बनाया गया चित्र है, चलिए देख लीजिए बाद में, कोई दिक्कत नहीं। आइए कहता है प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का संरक्षण कैसे किया जाता है। देखते हैं, कहता है वन हमारी से क्या है, संपदा है, संपत्ति है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है और साथ में पर्यावरण क्या करता है, सुरक्षित भी करता है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप कारण पौधे और जंतुओं को क्या हो रहा है, प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्या हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटपन और कुछ लुप्त होते के कगार पे हैं, बहुत सारे लुप्त हो चुके भी हैं। ठीक है, वनोन्मूलन और मृदा अपरदन और निर्माण कार्य और दावानल और भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं। कहता है कि ऐसे कुछ है जो मानव और प्रकृति दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, वो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। जैसे वन को कटाई करना दिखता है, मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है, दावानल यानी आग लगना जंगल में, भूस्खलन, ये सब क्या है, मानव प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण क्या वनों का या पर्यावरण क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है, आइए आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने का संख्या बढ़ाना। यानी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, शिकार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जानवरों का, जिससे कुछ खास प्रजातियों क्या हो रहा है, तेजी से कमी आ गई है। ये आप देख लीजिए क्या है, सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार वर्षा वन क्षति। देखिए कैसे, जब सुनामी जब आया था ना तो देखिए कैसे वर्षा वन कैसे हो गया, सब बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था। आगे बात करते हैं, कहते हैं पशु खाल और चमड़ा और नाखून और दांत और पंखों के साथ साथ सींगों का एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यवहार के जंतुओं का अनधिकार शिकार किया जा रहा है। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए एक गैंडा जो है सिंग वाला, उसका क्या सिंग को के चक्कर में कितने गैंडा को मार दिया गया है ना। तो ये क्या है, मानव का एक मतलब क्या घिनौना हरकत है, मतलब इसको कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं लोगों के क्या इसमें रखा गया। ठीक है, इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम-तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ा के किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभियान जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों और झीलों और आर्द्र भूमि के संरक्षण के मूल्यवान संसाधन नष्ट होने के बचाने के लिए आवश्यक है। अब सोच सकते हैं कि इसको कितना जरूरी है, वन्यावरण होना जरूरी है, उद्यान होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा प्रकृति संसाधन बच सके। ये है ब्लैक बक, देखिए हिरण, इसको सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। काली हिरण, ये कुछ
पेपर कटिंग है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। लोगों का टाइम कहाँ है पढ़ने के लिए। कहता है कि यदि प्रजातियों के सापेक्ष संख्या का भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रह सकता है। कहता है कि अगर संख्या अगर भंग नहीं किया तो क्या संतुलन बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों मनुष्य अपने क्रियाकलापों का अनेक प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिए। अपने हित के लिए दूसरों क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अनेक पक्षियों और जीव जंतु का अंधाधुंध शिकार हो रहा है, ठीक है। और जिसके कारण से क्या हो रहा है, वो विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त होने के कागार पे हैं और कुछ विलुप्त होने के कागार पे हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव उत्साहित प्रोत्साहित क्या करता है, करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि वन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे क्यों बचाना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में ले जाने के प्रोत्साहित करना चाहिए। उसको बच्चों को भी शुरू से बताना जाना चाहिए कि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो भी एक दिन बड़ा होंगे, उनकी समझ होगा, वो भी दो लोगों को समझाएंगे तो क्या होगा, इससे मतलब लोगों के अंदर जागरूकता आएगा। विविध जातियों का निवास अवलोकन कर सके और वो देख सके और समझ सके कि कैसे जानवर या कोई पक्षी कैसे जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं, शब्द वाली कुछ दिया गया। यह है राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है, कहता है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक पंचतंत्रों को पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जहाँ पर किसी जानवर या कोई पंछी या कोई भी जीव जंतु के लिए क्या है, उसका नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक मतलब को घर मिलना चाहिए, उसे लगे नहीं कि हम कहीं कैद हैं। आइए देखते हैं, कहता है कि बहुत से, थोड़ा और बड़ा करते हैं, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर के मारना अवैध है। आप इसको नहीं मार सकते, नहीं वरना आप जेल में जा सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपट्टी CITES यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा का स्थापना किया गया है, जिसने प्राणियों को और पक्षियों को अनेक जातियों को सूची तैयार की गई है। और इस सूची में दी गई सभी पक्षियों और प्राणियों को व्यापार करने पर क्या कर रहे हैं, प्रतिबंधित लगा दिया गया कि आप इसको व्यापार कर नहीं सकते। पौधे और प्राणियों को संरक्षण प्रत्येक नागरिक का क्या है, नैतिक कर्तव्य है, ये करना ही चाहिए। आइए अब देखते हैं क्या कहता है। यहाँ लिखा गया जय मर्डन निश्चय क्या है, कहता है कि यहाँ वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े एक संरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिससे संरक्षण और विकास के लिए बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए इरादे को बनाया गया है, ठीक है, जो पूरे वैश्विक स्तर पर है। यह वो काजीरंगा का है, हाथियों का झुंड देख सकते हैं आराम से। ये क्या है, ये चीतल हिरणों का झुंड देखिए। और आगे देखते हैं, कहते हैं कि आप जानते हैं कि CITES ऊपर बताया गया था, यह कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा है। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य क्या है, सुनिश्चित करना कि वन, प्राणी और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जीवन की कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियों को सूचित की गई है, सोच सकते हैं, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड, ये लोग कुछ इसका क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। थोड़ा देखिए, एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा उलझन लगती है, लेकिन चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी से बनता है। आगे अभ्यास है, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले कोई वीडियो में।